वेलकम। आज हम इंडियन डेमोक्रेसी के उस पावरफुल इंजन को समझने वाले हैं जो इस पूरे देश को चलाता है, और वो इंजन है इलेक्शंस। आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्लास 9th पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर इलेक्शंस को एकदम डिटेल में डिकोड करेंगे। ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, बल्कि हमारे देश का एक्चुअल सिस्टम कैसे काम करता है, ये उसकी पूरी कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। जरा सोचिए, अगर इलेक्शंस ना होते तो क्या आम लोग देश की सरकार चुन पाते? बिल्कुल नहीं। हम डेमोक्रेसी की चाहे जितनी भी बात कर लें, उसका असली पावर इसी इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर छिपा होता है। यही वो मशीनरी है जो एक आम इंसान को ये पावर देती है कि वो अपने देश का फ्यूचर खुद डिसाइड कर सके। आज हम इस पूरे टॉपिक को 5 सिंपल हिस्सों में समझेंगे। पहला, डेमोक्रेसी और इलेक्टोरल सिस्टम्स। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूएंसीज और वोटर लिस्ट्स। तीसरा, इलेक्शन कमीशन या ईसीआई और इलेक्शन लॉज। चौथा, पार्टी सिस्टम्स और कोalitions। और पांचवां, एंटी डिफेक्शन लॉ। इन 5 पॉइंट से सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आते हैं अपने पहले सेक्शन पर, डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल सिस्टम्स। यहाँ हम डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के बेसिक व्हाई और हाउ को एक्सप्लोर करेंगे। आखिर इलेक्शंस इतने जरूरी क्यों हैं? इसके 4 मेन रीजंस हैं। पहला, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स खुद चुनते हैं। दूसरा, इलेक्शन से गवर्नमेंट अकाउंटेबल बनती है, मतलब अगर उन्होंने काम नहीं किया तो अगली बार उन्हें वोट नहीं मिलेंगे। तीसरा, इससे देश के सभी सिटीजन्स को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं। और चौथा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर। बिना किसी वायलेंस के एक गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट को ईजिली पावर मिल जाती है। अब देखते हैं कि दुनिया भर में इलेक्शंस होते कैसे हैं। इंडिया और यूके में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम चलता है, जहां सिंपल सा रूल है कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले वो जीत गया। लेकिन जर्मनी और फ्रांस जैसी जगहों पर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है। इसमें किसी पार्टी को उतनी ही परसेंटेज सीट्स मिलती हैं जितने परसेंटेज वोट्स उन्हें पब्लिक से मिले हों। कुछ कंट्रीज तो इन दोनों का मिक्स सिस्टम भी यूज करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड वोटर लिस्ट्स। ये बेसिकली किसी भी इलेक्शन का ग्राउंड वर्क होता है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी या निर्वाचन क्षेत्र आखिर होता क्या है? ये एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया होता है जहां के वोटर्स मिलकर अपना एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। यही चुना हुआ रिप्रेजेंटेटिव उस एरिया की आवाज को पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली तक लेकर जाता है। एग्जाम के लिए ये डेफिनेशन जरूर याद रखिएगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट टर्म समझते हैं, डीलिमिटेशन यानी परिसीमन। सोचिए, पॉपुलेशन तो हमेशा बदलती रहती है ना, इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज को फेयर रखने के लिए उन्हें रेगुलरली रीड्रॉ करना पड़ता है। इंडिया का डीलिमिटेशन कमीशन कंटिन्यूअसली ये इंश्योर करता है कि हर एरिया की बाउंड्रीज ऐसे सेट हों कि सभी लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल सके। तो इलेक्शंस की तैयारी के 3 मेन स्टेप्स होते हैं। पहला, बाउंड्रीज ड्रॉ करना। दूसरा, इन्यूमरेटर्स का घर घर जाकर डेटा कलेक्ट करना। ये इन्यूमरेटर्स ग्राउंड लेवल पर बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। और तीसरा स्टेप है इस डेटा के बेसिस पर फाइनल इलेक्टोरल रोल यानी वोटर लिस्ट तैयार करना। बिना वोटर रजिस्ट्रेशन के इलेक्शंस आगे बढ़ ही नहीं सकते। आते हैं सेक्शन 3 पर, ईसीआई एंड इलेक्शन लॉज। किसी भी गेम में फेयर प्ले के लिए एक अंपायर और कुछ रूल्स चाहिए होते हैं। डेमोक्रेसी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। इंडिया का इलेक्शन कमीशन या ईसीआई इस डेमोक्रेसी के गेम का अल्टीमेट रेफरी है। इनके पास फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराने की इमेंस पावर्स होती हैं। पूरे इलेक्शन प्रोसेस को कंट्रोल करना और पॉलिटिकल पार्टीज या कैंडिडेट्स को मॉनिटर करना, ये सब इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये ईसीआई इतना बड़ा डिसिप्लिन मेंटेन कैसे करता है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या आदर्श आचार संहिता के जरिए। ये एक स्ट्रिक्ट रूल बुक है जो इंश्योर करती है कि कैंपेनिंग के टाइम पर कोई भी कैंडिडेट अनफेयर एडवांटेज न ले पाए। इसका मेन पर्पस सभी को एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना है। रूल्स की बात करें तो ये 2 इलेक्शन लॉज सबसे क्रूशियल हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 जो मेनली वोटर एलिजिबिलिटी पर फोकस करता है कि वोट कौन दे सकता है, और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 जो एक्चुअल इलेक्शंस कंडक्ट कराने और कैंडिडेट्स की क्वालिफिकेशन या डिसक्वालिफिकेशन पर फोकस करता है। ये क्लियर डिस्टिंक्शन याद रखना बहुत जरूरी है। अब बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, पार्टी सिस्टम्स एंड कोalitions।
यहाँ हम उन टीम्स की बात करेंगे जो इस चुनावी मैदान में एक्चुअली उतरती हैं। इंडिया में एक बहुत ही वाइब्रेंट मल्टी पार्टी सिस्टम है। हमारे यहाँ बड़ी नेशनल पार्टीज हैं जिनका असर पूरे देश पर होता है, और उनके साथ ही बहुत स्ट्रॉन्ग रीजनल पार्टीज भी हैं जो अपने अपने स्टेट्स में जबरदस्त पावर रखती हैं। यही वैरायटी हमारी पॉलिटिक्स को इतना डायनामिक बनाती है। लेकिन सोचिए, अगर इलेक्शंस में किसी एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी ना मिले तो क्या होगा? तब बनती है कोएलिशन गवर्नमेंट, यानी गठबंधन की सरकार। इसमें कई पार्टीज आपस में मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं। इसका एक बड़ा फायदा ये है कि अलग अलग कम्युनिटीज की आवाजें सरकार में शामिल होती हैं, पर हाँ, इसकी वजह से कभी-कभी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थोड़ा स्लो जरूर हो जाता है। और आखिर में आते हैं सेक्शन 5 पर, दी एंटी डिफेक्शन लॉ। ये कानून उन पॉलिटिशियंस के लिए है जो जीतने के बाद अपनी टीम बदलने की सोचते हैं। डिफेक्शन या दल बदल का बेसिक मतलब है इलेक्शन जीतने के बाद अपनी पार्टी ही बदल लेना। एक वक्त पर इंडियन पॉलिटिक्स में आया राम गया राम का ट्रेंड बहुत कॉमन हो गया था। लीडर्स लगातार पार्टियां बदलते थे, जिसकी वजह से सरकारें गिर रही थी और देश में बहुत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई थी। इस सिवियर प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल लाया गया। इस एंटी डिफेक्शन लॉ में पार्टी स्विचिंग को रोकने के लिए काफी स्ट्रिक्ट रूल्स और पेनल्टीज हैं। ये देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और पब्लिक का ट्रस्ट बनाए रखने के लिए एक बहुत जरूरी लीगल बैरियर है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले इस एक लाइन पर ध्यान दीजिए, वोट इज पावर। एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी तभी पॉसिबल है जब देश का हर सिटीजन अपना वोटिंग राइट समझे और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वोट करे। ये सिर्फ किताब का एक चैप्टर नहीं, हमारी रियलिटी है। तो क्या हम सब डेमोक्रेसी के इस पावर को सही से यूज करने के लिए तैयार हैं?